दोस्तों एसईओ कंटेंट राइटर को हमेशा नॉर्मल राइटर जो होते हैं, जो नॉर्मल कंटेंट लिखते हैं, उससे ऊपर माना जाता है, क्योंकि एसईओ कंटेंट राइटर्स एक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, एक मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जो कि आपके क्लाइंट हैं या फिर कोई भी ब्रांड है उसकी हेल्प कर सकता है ऑटोमेटिकली ब्लॉग्स को मार्केट करने में। तो अगर आप जानना चाहते हैं एसईओ क्या होता है, एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, तो इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, लाइव एग्जाम्पल्स भी बताए हैं कि कौन सा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है और कैसे है, उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्यों एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे से कि एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करें कंटेंट को और आप क्लाइंट को कैसे बोल सकें जाके कि हाँ मेरे को एसईओ कंटेंट राइटिंग आती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। और एट द एंड, बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आई एम श्योर कि आप एक अच्छे एसईओ कंटेंट राइटर बन चुके होंगे। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसको टाइम निकाल के। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है पृथल और इस चैनल पे हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में, पैसिव इनकम के बारे में। अगर आप जॉब करते हैं, साइड इनकम चाहते हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं और पॉकेट मनी की तरह इनकम चाहते हैं कुछ खर्चे उठाने के लिए कॉलेज में, तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लगभग रोज़ एक वीडियो डालता हूँ ऐसे ही कुछ न्यू लर्निंग के ऊपर, जो आपकी रोज़ हेल्प कर सकती है कुछ ना कुछ नया सीखने में और ऑनलाइन जो है पैसिव इनकम जनरेट करने में, ग्रो करने में, फाइनेंशियली एजुकेट होने में। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आएगी तो भी, और नहीं आएगी तो भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसईओ क्या होता है, व्हाट इज एसईओ? एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसे हम देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना एसईओ होता है उसका करना, और किसी भी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, वो कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन को हम एसईओ कंटेंट बोलते हैं। तो जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हैं, मान लीजिए व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, तो जैसे कि आप सर्च करेंगे तो कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पे backlinko.com आ रही है, सेकंड पे HTML आ रहा है। तो इन साइट्स में क्या डिफरेंस है, क्यों एक साइट ऊपर आ रही है, क्यों एक साइट नीचे आ रही है, ये कैसे डिसाइड होता है? तो पहला फैक्टर होता है, बहुत से फैक्टर होते हैं वैसे तो, लेकिन दो जो मेजर फैक्टर होते हैं किसी भी साइट के ऊपर आने में और किसी के भी नीचे, जो कि ऑब्वियस है, जो कि पहले या दूसरे नंबर पे साइट आती है, आप उसी पे क्लिक करते हैं, तो इसीलिए जो टॉप पे आएगी उसको ज़्यादा फायदा है। तो टॉप पे आने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो होता है एक कंटेंट और दूसरा होता है एसईओ। तो कंटेंट तो आपको पता है क्या होता है, तो अगर आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर साथ में अगर आप एसईओ नहीं करेंगे तो उतने ज़्यादा चांसेस नहीं रहते ऊपर आने के। अब एसईओ क्या होता है, इसी को हम वैसे एसईओ बोलते हैं। इसी प्रोसेस को, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, कुछ चेंजेस करते हुए और कुछ कंटेंट को ढंग से लिखते हुए, एसईओ ऑप्टिमाइज करते हुए लिखना, उसको हम एसईओ बोलते हैं। एसईओ करना किसी वेबसाइट का, किसी कंटेंट का। तो कुछ भी बड़े सारे फैक्टर होते हैं वैसे तो, जैसे कि टाइटल लिखना इसका एक फैक्टर हो गया, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है नीचे, ये लिखना अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, ये एक फैक्टर हो गया। किसी का लिंक शॉर्ट करना, यहाँ पे लिंक अच्छा दिखना चाहिए, वो एक एसईओ का फैक्टर हो गया। बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं एसईओ के लिए। तो इस वीडियो में हम अलग से बात करेंगे एसईओ कंटेंट राइटिंग की, एसईओ की बात नहीं करेंगे। एसईओ एक अलग से जॉब है, अलग से एक पोजीशन होती है हर कंपनी में, एक एसईओ स्पेशलिस्ट होता है, जबकि एसईओ कंटेंट राइटिंग एक अलग चीज़ है। तो बहुत जगह ज़रूरत होती है एसईओ कंटेंट राइटर की, और इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ एसईओ कंटेंट राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, एसईओ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जबकि अगर आप ब्लॉग चलाते हैं अपना, एक खुद ही सब कुछ मैनेज करते हैं ब्लॉग में, तो आपको एसईओ जानना भी ज़रूरी है अच्छे से। सिर्फ एसईओ कंटेंट राइटिंग से आपका काम नहीं चलेगा, वेबसाइट ऊपर नहीं आएगी। पर इस ट्यूटोरियल के लिए, सिर्फ कंटेंट राइटर्स के लिए जो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना चाहते हैं, ये ट्यूटोरियल उनके लिए है। और मैं अच्छे से बताऊंगा कि एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, किन किन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या ध्यान में रखते हुए कंटेंट को लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, तो ये एक पूरा भी एक कीवर्ड है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, और एक ये कंटेंट राइटिंग भी एक कीवर्ड है। तो जो भी यूज़र सर्च करता है, जैसे कि अभी मैं यूज़र हुआ, एज अ गूगल का यूज़र हुआ कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग में सर्च कर रहा हूँ, तो जो भी यूज़र होता है, जैसे कि आप एक यूज़र हैं, सभी बहुत सारे यूज़र होते हैं, तो जो भी सर्च करता है यूज़र व्हाट इज कंटेंट राइटिंग या व्हाट इज कुछ भी, जैसे व्हाट इज ओटमील आप सर्च करते हैं, तो ये एक कीवर्ड बन जाता है पूरा, और एक इसका मेजर कीवर्ड होगा ओटमील। तो इसे हम पूरे को लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं, जो लंबा होता है 3-4 वर्ड का, और जो छोटा सा होता है उसे हम सिर्फ कीवर्ड है शॉर्ट टेल कीवर्ड बोल सकते हैं। तो ओटमील इसका मेजर कीवर्ड है। तो हमें इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना होता है कंटेंट राइटिंग करते हुए, एसईओ कंटेंट राइटिंग करते हुए।
तो ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, कि कीवर्ड क्या होता है। तो ये कीवर्ड जब भी मैं यूज़ करूंगा इस वीडियो में तो समझ जाइए कि मैं इस वर्ड की बात कर रहा हूँ जो लोग सर्च करते हैं, जो गूगल पे जाके आप सर्च करते हैं जब आपको कुछ ढूंढना होता है। तो ये हो गया कीवर्ड्स, और आगे जाके मैं इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि एसईओ कंटेंट राइटर में और नॉर्मल राइटर में फ़र्क क्या होता है। तो नॉर्मल राइटर होता है, उसे एक टॉपिक दे दिया जाएगा, वो कुछ भी करेगा, आर्टिकल उठाएगा कहीं से कंटेंट, या खुद सोचेगा, कहीं से रिसर्च करेगा, वो लिख देगा, ठीक है। जबकि एक एसईओ कंटेंट राइटर को बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं लिखने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल हो गया, हेडिंग्स हो गया, हेडिंग्स कैसे लिखनी है, कैसे कीवर्ड्स का यूज़ करना है, किन कीवर्ड्स का यूज़ करना है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये फ़र्क है एसईओ कंटेंट राइटर में और नॉर्मल कंटेंट राइटर में। जो ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है, जो कि ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ कंटेंट होता है, एसईओ के थ्रू लिखा हुआ कंटेंट होता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं गूगल में ऊपर आने के, गूगल की रैंकिंग में ऊपर आने के, क्योंकि गूगल उन साइट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है जिनका एसईओ अच्छा होता है और उनको ऊपर शो करता है। ऑब्वियसली कंटेंट भी अच्छा चाहिए, लेकिन एसईओ भी अच्छा चाहिए, ये गूगल की गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप एसईओ कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप अभी के अभी साथ साथ में लिख सकते हैं अपना एसईओ कंटेंट, या फिर आपका लिखा हुआ कंटेंट है उसको साथ साथ में आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो पहला काम जो आपको एज अ एसईओ कंटेंट राइटर करना है वो है टारगेट ऑडियंस ढूंढना है। कोई भी आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए लिख रहे हैं, मतलब किन लोगों के लिए लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉग्स पे आर्टिकल लिखता है या फिर डॉग ब्रीड पे आर्टिकल लिखता है, तो वो ऑब्वियसली किसको टारगेट करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है उन लोगों को टारगेट जिनके पास कोई स्पेसिफिक ब्रीड है, मान लीजिए गोल्डन रिट्रीवर है, तो वो उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा है जो गोल्डन रिट्रीवर को ओन करते हैं, जिनके पास गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है डॉग की। तो वो आपके टारगेट ऑडियंस बन जाएंगे और आप उन्हीं को टारगेट करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो एक तरह से आपके पास एक दायरा जैसा बन जाता है, आपको पता चल जाता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं और आपको उनके लिए कंटेंट लिखना है। तो आप अच्छे से सोच पाते हैं कि वो इंसान जिसके लिए आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो क्या क्या सोच सकता है, उसे क्या क्या चाहिए हो सकता है। तो एक तरह से साइकोलॉजी समझ सकते हैं आप अपने जो यूज़र है उसकी। तो टारगेट ऑडियंस को पहले ढूंढ लीजिए कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, अगर आप ब्लॉगर हैं तो भी, और अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं एक स्पेसिफिक तो भी। आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है या नहीं, अगर आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं या कंपनी के लिए काम करते हैं तो। दोस्तों अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है इसका, या फिर सेकंड फैक्टर है, वो है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कंटेंट राइटिंग में, एसईओ कंटेंट राइटिंग में, जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं। तो एसईओ कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? तो जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो या तो आपको आपका क्लाइंट, या फिर अगर आप ब्लॉग चलाते हैं तो आपको पता होगा टाइटल कि आप किस चीज़ के ऊपर लिखना चाहते हैं आर्टिकल। तो मान लीजिए मैं व्हाट इज़ कंटेंट, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर के ऊपर ये आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कीवर्ड क्या होते हैं, नहीं पता तो फिर से वापस जाके देखिए उसको। तो आपको जैसे पता होगा कि अभी हमें कीवर्ड ढूंढने हैं, कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो वो कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे एक मेन कीवर्ड जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग या फिर हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटिंग में मेन कीवर्ड हो गया आपका कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर। तो ये तो हो गया हमारा मेन कीवर्ड। अब हमें उससे रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने हैं, और कीवर्ड ऐसे ढूंढने जो लोग सर्च कर रहे हो। जैसे कि व्हाट इज हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर के साथ आदमी क्या क्या सर्च कर सकता है? वो सर्च कर सकता है हाउ मच डू कंटेंट राइटर्स अर्न। तो ये भी एक कीवर्ड हो गया उससे रिलेटेड। तो ऐसे ऐसे हमें कीवर्ड ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढते हैं हम? वो ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप गूगल के थ्रू यूज़ कर लीजिए, और कुछ टूल्स होते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी मैं कुछ टूल्स आपको दिखाऊंगा। पहला है ऊबर सजेस्ट। ये आपको फ्री में यूज़ हो जाएगा वैसे तो। नील पटेल का ये टूल है जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 मार्केटर्स में से हैं, उन्होंने ये टूल बनाया है। तो ये है आपका पहला टूल जो कि है नील पटेल ऊबर सजेस्ट। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए और ये आपके पास टूल आ जाएगा। यहाँ पे आप एंटर अ डोमेन और कीवर्ड, और यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे कंटेंट राइटर, तो देखिए आपके पास क्या आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे आ गया है आपके पास एक डेटा आ जाएगा आपके पास, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये डाटा आपको बहुत कुछ बताएगा। इसमें आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा जहाँ जो आप देख सकते हैं और ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अपनी, और कंटेंट राइटिंग से पहले आपको बहुत हेल्प हो सकती है कीवर्ड ढूंढने में भी। तो जैसे कि मैं लिख चुका हूँ, ये थोड़ा सा नेट स्लो है, आई एम सॉरी, बट हम फिर भी वेट कर रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ गया है कीवर्ड का, यहाँ पे एसईओ डिफिकल्टी आ गई है कीवर्ड की, पेड डिफिकल्टी आ गई है और कॉस्ट पर क्लिक आ गया है। इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आएगा सर्च वॉल्यूम और सेकंड रहेगा हमारा एसईओ डिफिकल्टी। तो सर्च वॉल्यूम क्या होता है? तो ये होता है कि मंथली कितने लोग एक तरह से उसको सर्च करें। ये एक्यूरेट नहीं होता बट ये लगभग मोटा मोटा सही होता है। तो ये आपको बताएगा कि कितना सर्च वॉल्यूम लोग सर्च कर रहे हैं उसका। और एसईओ डिफिकल्टी होता है कि उस कीवर्ड के लिए आपको पहले नंबर पे आना कितना मुश्किल है गूगल पे। तो जितना ज़्यादा होगा, 100 में से होती है एसईओ डिफिकल्टी, तो 100 में से मान ली 90 है एसईओ डिफिकल्टी, तो बहुत मुश्किल है। आप नंबर 1 पे आना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी बहुत अच्छी साइट्स उसके लिए जो है नंबर 1 पे आ रही हैं या फर्स्ट पेज पे आ रही हैं। तो जितनी कम होंगी डिफिकल्टी उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने होते हैं जिनकी डिफिकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, ताकि आपको लोग भी ज़्यादा आए साइट पे और उसको रैंक करना कीवर्ड को, उसको फर्स्ट पेज पे आना इतना मुश्किल ना हो उस कीवर्ड के लिए आपको। तो ये ध्यान रखना होता है आपको जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ चुका है 5400, साथ में बता भी रहा है एवरेज सर्च वॉल्यूम है, हाई है या लो है, तो ये एवरेज सर्च वॉल्यूम है। एसईओ डिफिकल्टी 66 है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। पेड डिफिकल्टी ये आपके काम की नहीं है। ये होता है कि अगर आप एड्स लगाएंगे तो कितना मुश्किल होगा उस ऐड को, मतलब कितने ज़्यादा लोग आएंगे या फिर ऐसे कितना पैसा लगेगा आपका। सीपीसी भी वही होता है। ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। आपके काम की चीज़ें होंगी सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी। तो एसईओ डिफिकल्टी 66 है, तो मतलब आपको ठीक ठाक है डिफिकल्टी, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। और अगर आप नीचे आएंगे तो अगर आप ये देखेंगे, ये पेड है सब कुछ मटेरियल, ये आपकी ज़रूरत भी नहीं है इतनी। लेकिन अगर आप कीवर्ड आइडियाज़ देखेंगे, अगर आप कीवर्ड आइडियाज़ देखेंगे नीचे जाके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटेंट राइटर, जॉब्स फॉर कंटेंट राइटर, तो और भी आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे मिल जाएंगी जो इससे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे भी आप सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको एसईओ डिफिकल्टी मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए आप, ये वाला कीवर्ड जॉब्स फॉर कंटेंट राइटर, इसकी एसईओ डिफिकल्टी सिर्फ 12 है। तो ये बहुत अच्छा कीवर्ड है क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम भी 2400 है। तो ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है आप जिसके लिए रैंक आसानी से कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड को आप चूज कर सकते हैं जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो। ऐसे कीवर्ड्स को आपको ढूंढना है जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और उनकी एसईओ डिफिकल्टी कम हो। और भी मैं आपको एक दो टूल बता देता हूँ। एक और टूल है जो कि पेड टूल है, जो कि है एक है एचआरएफ, जो कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू मैंने जो है लिया है। और थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के बिना अगर आप लेंगे डायरेक्टली मेन साइट से तो वो बहुत महंगा, महीने का आपको पता नहीं 8-10 हज़ार देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 300-400 रुपये में आपको आसानी से मिल जाता है। इस टूल का नाम है एचआरएफ, बहुत ही फेमस टूल है ये और बहुत ही अच्छा टूल है एज कम्पेयर टू, मतलब बेस्ट टूल आप इसे कह सकते हैं। सभी टूल जितने भी एसईओ वाले मैंने यूज़ किए हैं उन सब में ये बेस्ट है और इसके जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे, यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर अलग से मिलता है, कीवर्ड एक्सप्लोरर अलग से मिलता है। कीवर्ड एक्सप्लोरर में हम जाएंगे, हमें साइट एक्सप्लोरर में नहीं जाना है अभी। तो कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके हमें देखना है, वही कीवर्ड सर्च करेंगे फिर से, कंटेंट राइटिंग या राइटर सर्च करते हैं हम। तो हम सर्च करेंगे कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर हमने सर्च किया है, इंडिया में सर्च किया है, पहले हमने यूएस में सर्च किया था। यहाँ पे देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी 55 शो कर रहा है, सर्च वॉल्यूम इसका 11K सर्च कर रहा है इंडिया में, और ये ग्लोबल सर्च वॉल्यूम मतलब सभी कंट्रीज में 36K, जो कि आपका महीने का कितने लोग सर्च कर रहे हैं वो होता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे, कंटेंट राइटर जॉब्स, कंटेंट राइटर जॉब डिस्क्रिप्शन, और क्वेश्चंस वाले कीवर्ड भी मिल जाएंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसे आप अपनी सब हेडिंग्स में यूज कर सकते हैं आर्टिकल की। तो ये क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं, देखिए कितने सारे मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, ये बस वो है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स इस कीवर्ड के लिए टॉप पे आ रही हैं। तो फर्स्ट पे ये वाली वेबसाइट आ रही होगी, सेकंड पे ये आ रही होगी गूगल पे जब आप सर्च करेंगे। तो ये है बस, और ये टूल है। और एक और टूल होता है SCMrush, जो कि आप खरीद सकते हैं या फिर ऐसे ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू टूल कैसे खरीदते हैं और क्या क्या फायदा होता है क्या क्या नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। ये भी SCMrush एक ऐसा ही टूल है, यहाँ पे भी अगर आप कंटेंट राइटर सर्च करेंगे तो वैसे ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप आके सेम काम करेंगे, सेम कीवर्ड ढूंढेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप शुरू में आ रहे हैं तो आप ऊबर सजेस्ट यूज कीजिए, और अगर आप नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपको टाइम हो गया है थोड़ा सा ऊबर सजेस्ट या फिर नॉर्मल कीवर्ड सर्च करते हुए, तो आप HRF पे शिफ्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों के पास होगा।
देखिए यहाँ पे तो खुल नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेरा है नहीं इस पे, तो कोई बात नहीं, हम इसे यूज नहीं करेंगे अभी। आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है। तो दोस्तों ये तो हो गया पेड टूल्स या फिर थोड़ा सा फ्री टूल्स के थ्रू कैसे करते हैं आप कीवर्ड रिसर्च। एक और तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का जो कि है गूगल के थ्रू। तो जैसे मैं गूगल खोलता हूँ और यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्च करता हूँ या कंटेंट राइटिंग सर्च करता हूँ मान लीजिए, तो कंटेंट राइटिंग सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए ये पीपल ऑल्सो आस्क, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं एक तरह से। इसको आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये और क्वेश्चंस बढ़ते ही जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ से आप अपने हिसाब से कीवर्ड्स उठा सकते हैं और इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ और कीवर्ड्स मिलेंगे, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपको यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें। ये इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं क्योंकि गूगल को लगता है जो इंसान ये सर्च कर रहा है, जो कंटेंट राइटिंग सर्च कर रहा है, बहुत से और लोग हैं जो ये सर्च करते हैं उसके साथ साथ। तो ये कीवर्ड्स गूगल खुद रिकमेंड करता है और एक सिग्नल होता है एक तरह से कि बहुत सारे लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो ये रिलेटेबल कीवर्ड्स हैं। और अगर आप कीवर्ड लिस्ट बनाएंगे जब अपनी आर्टिकल लिखने से पहले तो इन सबको ऐड कर सकते हैं, उसमें फिल्टर आउट कर सकते हैं अच्छे कीवर्ड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये एक क्रोम की एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कीवर्ड प्लानर की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इसका क्या काम होता है तो अलग से वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो अलग से बता दिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पे। तो दोस्तों अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि आपको कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। राइटिंग शुरू करते हैं अब एक तरह हम। तो एसईओ आपको पता चल गया होगा क्या क्या होता है, फ्री कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो एक तरह से आपकी जब कीवर्ड रिसर्च हो गई, आपने कीवर्ड ढूंढ लिए, वो लिख लिए एक पेज पे या एक्सेल शीट पे या कहीं भी, और अब उन कीवर्ड्स का आपको यूज़ करते हुए आर्टिकल को लिखना होता है। तो कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करेंगे, तो मेन टाइटल आता है सबसे पहले, आपके जो आर्टिकल होता है उसका मेन टाइटल में आपको अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है। तो जैसे कि मैंने सर्च किया था हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो आप सेम टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कंटेंट राइटर सर्च करते हैं, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर सर्च करते हैं, तो देखिए हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो यहाँ पे अ प्रैक्टिकल गाइड ऑन हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर इन इंडिया, अ कैरियर इन कंटेंट राइटिंग, 5 स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड। तो ये बहुत सारे टाइटल लोगों ने खुद डिज़ाइन किए होते हैं, खुद सोच के, कुछ अच्छे टाइटल्स जिन पे क्लिक ज़्यादा आ सकते हैं। तो आप भी ऐसे अपने टाइटल जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं अपने टाइटल और लिख सकते हैं अपने कीवर्ड को यूज़ करते हुए। आप सभी में देखिए कंटेंट राइटर कीवर्ड कॉमन है, सभी ने ये यूज़ किया हुआ है, कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटिंग सभी ने यूज़ किया क्योंकि ये मेन कीवर्ड है। आपको भी इसे यूज़ करना है और एक हेडिंग लिखनी है अच्छी सी जो कि गूगल पे जिस पे लोग ज़्यादा क्लिक करें, जिस जो लोग सोचें कि इसमें कुछ अच्छा मिलेगा उनको, तो वैसी हेडिंग टाइटल आपको लिखना है। तो पहला स्टेप तो टाइटल लिखना होता है कीवर्ड को यूज करके, मेन कीवर्ड को यूज करके। आपका एक मेन कीवर्ड होना चाहिए आपके कीवर्ड जितनी भी लिस्ट है, और बाकी सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए। उसमें कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट टेल कीवर्ड, छोटे कीवर्ड्स, कुछ क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स। तो ये सब आपको मिक्स करके सारे कीवर्ड यूज करने हैं आर्टिकल में और आर्टिकल को लिखना है। तो दोस्तों अब हमने आर्टिकल शुरू कर दिया है, टाइटल हम लिख चुके हैं, हमारा टाइटल कीवर्ड के साथ लिखा जा चुका है, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सब हेडिंग्स लिखनी है। तो आर्टिकल लिखने से पहले हमें सब हेडिंग्स लिखने ज़रूरी है। वैसे तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ आर्टिकल कि पहले आर्टिकल का टाइटल, फिर सब हेडिंग्स, उसके बाद मैं उन सब हेडिंग्स को फिल करता हूँ धीरे धीरे और आर्टिकल को कंप्लीट करता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन आती है आर्टिकल की, थोड़ा सा इंट्रो जो कि हुक होनी चाहिए आपके आर्टिकल की। या हुक यानी जैसे कि 3-4 लाइनें आपका कोई भी आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है तो वो एक तरह से हुक हो जाए, उसे मज़ा आने लगे आर्टिकल पढ़ने में, उसे कुछ लगे कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस आर्टिकल से यूजफुल, तो वो उसको हुक करना है। कुछ आप शुरू में ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे आपका जो है वो जो भी ऑडियंस होगा वो छोड़ के ना जाए एकदम से आर्टिकल, और आर्टिकल को पढ़ के जाए। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेंथी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि हुक कर दे आपके जो ऑडियंस है उसको। तो ये देखिए, उसके बाद जैसे ही हम आर्टिकल शुरू करते हैं तो ये तो आ गया आपका टाइटल, ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन। आपको भी सेम फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन और उससे पहले आपको चाहिए टाइटल। ये आ गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद आती है सब हेडिंग्स, ये सब हेडिंग है, व्हाट इज कंटेंट इज, ये सब हेडिंग है। और इससे नीचे आप जाएंगे, इज कंटेंट राइटिंग ए गुड करियर चॉइस, ये भी एक सब हेडिंग है। और इससे नीचे आप जाएंगे, हाउ टू बिकम अ कंटेंट राइटर इन इंडिया, ये भी एक सब हेडिंग है। ये स्टेप 0, ये भी एक सब हेडिंग है, लेकिन ये H3 सब हेडिंग होगी, H2 नहीं। ये मैं आपको बताऊंगा H1 H2 का क्या सीन होता है क्या नहीं।
ये सारी सब हेडिंग्स हैं। ऐसे आप पूरे आर्टिकल में देखेंगे तो आपको सब हेडिंग्स ही सब हेडिंग्स मिलेंगी। देखिए बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं। तो ये आपको सब हेडिंग्स होगी। आपको सब हेडिंग्स कैसे लिखनी है, तो सब हेडिंग्स बहुत तरह के मिल जाएंगे आपको, H1, H2, H3 सारे मिल जाएंगे। पर एक आर्टिकल में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक H1 होना चाहिए और बहुत से मल्टीपल आप H2 यूज कर सकते हैं और H3 वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही H1 होना चाहिए और H2 और H3 आप यूज कर सकते हैं ज्यादा। सिर्फ H1 H2 पे फोकस कीजिए फिलहाल, और उनमें आपको कीवर्ड भी डालना है। जैसा कि आप देखेंगे इसमें, ये मान लीजिए इसकी H1 सब हेडिंग हुई, तो इसमें व्हाट इज कंटेंट, तो कंटेंट एक कीवर्ड डाला गया है जो कि मेन कीवर्ड है इसके, मतलब जो आर्टिकल लिखा है इस पे। तो और अगला अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इस कंटेंट राइटिंग अ गुड कैरियर चॉइस, इसमें भी एक कंटेंट राइटिंग जो है ये एक कीवर्ड है। तो आप भी ऐसे कीवर्ड डालिए अपनी सब हेडिंग्स में, और अपनी सब हेडिंग्स को ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो कीवर्ड से भरी हो और साथ में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी दे रही हो। जैसे कि इस कंटेंट राइटिंग अ गुड कैरियर चॉइस, तो ये बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है इस आर्टिकल, इस जो आर्टिकल का टाइटल है उससे। ऐसा नहीं करना है कि आप आर्टिकल कुत्तों में लिख रहे हैं या फिर किसी डॉग ब्रीड पे लिख रहे हैं और आप बात कैट्स की करने लग पड़े, नहीं ऐसा नहीं करना है। रिलेटेबल होनी चाहिए सब हेडिंग्स, और ऐसा होना चाहिए कि आप ये सोचिए खुद की, अगर आप वो आर्टिकल पढ़ रहे हो, अगर आपको सेम चीज की जरूरत है, तो क्या आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे और क्या क्या आप सोच सकते हैं उस आर्टिकल को पढ़ते टाइम, आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अपने आप को अपने ऑडियंस की जगह रखना है और सोचना है कि क्या किया जाए क्या नहीं, जिससे आप आपके ऑडियंस को हेल्प हो सके। तो ये होगी सब हेडिंग्स की बात। सब हेडिंग्स में सिर्फ H1 यूज करना है और H2 मल्टीपल आप यूज कर सकते हैं, एक H1 यूज करना है। साथ में कीवर्ड डालने हैं उनमें, जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी अपने एक्सेल शीट से उठा के कीवर्ड डालने हैं। तो ये सब हेडिंग्स ऐसे लिखनी है। तो दोस्तों अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप एसईओ में देखेंगे, जो फैक्टर है वो है इंडेंटेशन। जैसा कि आप इस कंटेंट को देख रहे हैं, जो आर्टिकल लिखा गया है, इस पूरे आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि है ये इजीली रीडेबल है कंटेंट। बहुत ही आसानी से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर दीजिए, कहीं से आप शुरू कर सकते हैं बीच में से, जैसे यहाँ से वंस यू चेंज द फ्रेम, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही आसानी से पढ़ा जा रहा है। इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग, यानी 3-4 लाइन से ज्यादा बड़ा आपका कोई भी पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। पूरे आर्टिकल में देख लीजिए आप, 3-4 लाइन से ज्यादा बड़ा आपको एक भी पैराग्राफ नहीं मिलेगा। इससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है और यूजर की रिटेंशन जो होती है, टाइम पे यूजर जो आपकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करता है या फिर क्लाइंट की वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उस वेबसाइट पे, जिससे गूगल को लगता है कि वो वेबसाइट ज़्यादा अच्छी है, उसने ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखा है, इसलिए ज़्यादा देर तक यूज़र रुका हुआ है और कंटेंट को पढ़ रहा है। तो ये ज़रूरी फैक्टर है और आप इसे ज़रूर कीजिए जब भी आप कंटेंट लिख रहे हैं। एक ही पैराग्राफ में सब कुछ मत लिख दीजिए, 3-4 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ मत लिखिए। यूजर रिटेंशन को और यूजर का टाइम है वेबसाइट पे, उसको बढ़ाने के लिए एक और फैक्टर होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि है लिस्ट और बुलेट यूज़ करना। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट यूज़ की गई है, ये देखिए। यहाँ पे बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप मान लीजिए कोई स्टेप बता रहे हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स बता रहे हैं, देयर आर एलिमेंट्स ऑफ क्लियर एंड इफेक्टिव पिच। यहाँ पे आप कुछ भी पॉइंट्स बताना चाहते हैं जो कि 1 लाइन के पॉइंट्स हैं या फिर एक वर्ड के पॉइंट हैं, तो आप बुलेट्स का यूज़ कीजिए या फिर पॉइंट का यूज़ कीजिए, नंबर्स का। इससे बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है और यूज़र को डायरेक्टली पता चल जाएगा आर्टिकल देखते देखते कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छी चीज़ बताई गई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन ज़रूर लिखिए, क्योंकि कंक्लूजन से मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जो कि सीधा कंक्लूजन पे जंप करते हैं आर्टिकल के, और वहाँ पे वो देखते हैं कि अगर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा आर्टिकल से रिलेटेड, तो पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। तो सीधा कंक्लूजन पे जाते हैं जो लोग, उनके लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन को, और गूगल भी कंक्लूजन को ऐड करना एक अच्छा फैक्टर मानता है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंक्लूजन को ऐड जरूर कीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बट बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो ठीक ठाक लिखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। एक तरह से कंक्लूड कर दीजिए पूरे आर्टिकल को कुछ लाइंस में। अगला है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी आपको कुछ भी करवाना है यूजर से। मान लीजिए जैसे यूट्यूब वीडियोस होती हैं तो कमेंट करते हैं लोग, कमेंट के लिए बोलते हैं, लाइक शेयर के लिए, सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। वैसे ही यहाँ भी आप कमेंट के लिए बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आता है इस पोस्ट पे, जैसे कि हमने देखा था ऊपर 260 कुछ कमेंट हैं। तो जितने ज़्यादा कमेंट होते हैं आपके ब्लॉग पे, उतना ज़्यादा वो पॉपुलर माना जाता है और गूगल उसको उतना ही ऊपर शो करता है।
तो कमेंट के लिए ज़रूर बोलिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए आपको आप इस आर्टिकल से क्या अच्छा लगा, आप इसका आर्टिकल से मतलब क्या, कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो जिसका यूज़र आंसर देना चाहे और उससे आपके कमेंट बढ़े और आपका आर्टिकल और अच्छा हो जाए और पॉपुलर हो जाए। एज अ एसईओ कंटेंट राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लॉग में इमेजेस और वीडियोज़ डालें। इमेजेस हाई क्वालिटी यूज़ कीजिए, गूगल से उठा के इमेजेस मत डालिए, वो कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। और इमेजेस आप बहुत सी साइट से उठा सकते हैं, स्टॉक वेबसाइट से, जैसे कि pexels.com है या फिर pixabay.com है। वहाँ पे फ्री इमेजेस आपको मिल जाएंगी और हाई क्वालिटी HD इमेज मिल जाएगी आपको, जैसे कि उन्होंने यूज़ किया है। मान लीजिए यहाँ पे आप और भी इमेजेस से ऐसा होता है कि कंटेंट बोरिंग नहीं लगता, कोई भी कंटेंट पढ़ रहा है तो उसे थोड़ा सा मज़ा आता है कंटेंट पढ़ने में। और इमेजेस गूगल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है डालना, और इससे जो आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है, ऑडियंस टाइम ऑन पेज है, वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको इमेजेस डालनी है और वीडियोस भी डालिए अगर आप डालना चाहें तो। मान लीजिए कुछ आप लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको एक यूट्यूब वीडियो मिल जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगती है आपको, तो वो आप उसको डाल सकते हैं यूट्यूब वीडियो को, और उससे आपकी हेल्प होगी आपके ब्लॉग की, और वो आपका ब्लॉग बहुत हेल्पफुल बन जाएगा और ज़्यादा हेल्पफुल बन जाएगा, और क्लाइंट उस पर ज़्यादा देर रहेगा और ऑडियंस उस पर ज़्यादा देर रहेंगे, और आपका ब्लॉग ऊपर रैंक करेगा गूगल पे, और गूगल को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर आप एसईओ करते हैं तो आपको पता होगा बैकलिंक्स का कंसेप्ट, अगर नहीं पता तो उस पर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। और अगर आप स्किप कर सकते हैं इस पॉइंट को अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में। तो बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको इन्फोग्राफिक्स बहुत हेल्प करते हैं। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, एक पोस्टर ले लीजिए, उस पर आप इन्फॉर्मेशन को डाल दीजिए। विजुअल इन्फॉर्मेशन लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट नॉर्मल, तो तभी यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि विजुअल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो एक पोस्टर पे अगर आप लिख देते हैं जब कुछ, तो वो इन्फोग्राफिक बन जाता है। गूगल पे सर्च करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखिए इन्फोग्राफिक अगर मैं सर्च करूँगा तो क्या आता है। तो मैंने इन्फोग्राफिक सर्च किया है, और यहाँ पे अगर आप इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे। तो अगर मैं पहले वाला ही खोलूँ तो ये देखिए, ये एक फोटो है, एक तरह से पोस्टर है, और इस पर कंटेंट है, लिखा हुआ कंटेंट है छोटा छोटा। तो इजीली स्क्रॉलेबल कंटेंट, एकदम से इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो तो उसे इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। इन्हें बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि इनसे बैकलिंक्स बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इजीली शेयरेबल होते हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से बैकलिंक मिलते हैं और आपकी वेबसाइट और ऊपर जाती है। अगर आपको बैकलिंक्स के बारे में नहीं भी पता है तो भी इनको बनाइए। खुद कैनवा जैसी साइट पे आप बना सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कैसे बनाएं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और कैनवा जैसी वेबसाइट्स पे इनको आप बना सकते हैं और अपनी कंटेंट के बीच में डाल सकते हैं, और इससे कंटेंट और अच्छा हो जाता है। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और अगर आप उसको इन्फोग्राफिक दे दें साथ में, वो एकदम से इंप्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इनको आप ऐड ज़रूर कीजिए अगर आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता। कैनवा पे जाके आप बना सकते हैं। एक छोटा सा आपको बता ही देता हूँ, कैनवा पे जाइए, canva.com पे, और वहाँ पे जाके आपको ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर जाके आपको इन्फोग्राफिक सर्च करना है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा इन्फोग्राफिक, और इन्फोग्राफिक जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगी, और उन टेम्पलेट में से आप चूज करके किसी भी एक टेम्पलेट को चूज कीजिए और उस टेम्पलेट में अपना कंटेंट डालिए और वो आपका इन्फोग्राफिक बन जाएगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, 10 मिनट के अंदर अंदर आपका इन्फोग्राफिक बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। बस थोड़ी सी मेहनत है और आपको बैकलिंक्स बहुत सारे मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका इन्फोग्राफिक हो अच्छा हो, उस पर कंटेंट अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट ऐसे ही बकवास हो और इन्फोग्राफिक आपने नाम के लिए बना दिया, नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इन्फोग्राफिक के टेम्पलेट हैं, इनमें आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, आप इमेज एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स और इजीली बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, या अपने ब्लॉग पे यूज़ करना चाहें तो अपने ब्लॉग पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, एसईओ कंटेंट राइटिंग कर लेंगे। और अगर आप इन सभी फैक्टर्स को एक स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे इस वीडियो के साथ साथ, तो आपका जो कंटेंट है पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कीवर्ड्स ही मैं बोलूँगा इसमें, क्योंकि कीवर्ड्स अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट नहीं रैंक करेगा। कीवर्ड्स को आप एक तरह से ऐसे देख लेते हैं कि मान लीजिए कुछ यूज़र सर्च कर रहा है गूगल पे, कंटेंट राइटिंग के फिर से देते हैं, तो कंटेंट राइटिंग सर्च कर रहा है तो गूगल को क्या लगेगा, गूगल के एल्गोरिदम को लगेगा कि उस बंदे को कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कुछ ढूंढना है। तो अगर आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट राइटिंग के बारे में कीवर्ड यूज़ करेंगे,
तो गूगल को लगेगा कि आप कंटेंट राइटिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कंटेंट राइटिंग के बारे में सब कुछ आपने आर्टिकल में कवर रखा है, और वो जो यूजर है जिसको कंटेंट राइटिंग के बारे में जानना है कुछ, तो अगर वो आपकी साइट पे जाएगा तो उसकी हेल्प हो सकती है, तो और वो गूगल पे ज़्यादा टाइम बिताएगा, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम बिताएगा। तो इसलिए कीवर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से यूज़ करें। ऐसा ना करें कि आप पहले आर्टिकल लिखते हैं उसके बाद कीवर्ड को घुसा रहे हैं बीच में अपनी मर्जी से, ना, ऐसा नहीं करना है। उनको नेचुरल रहने दीजिए, जितना नेचुरली आप कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो उतना कीजिए, ओवरडू मत कीजिए, जानबूझ के कीवर्ड को मत डालिए, क्योंकि वो गूगल पेनलाइज करता है ऐसी वेबसाइट्स को और आपकी वेबसाइट एकदम बंद हो सकती है अगर आप ओवर कीवर्ड्स ऐड कर देंगे या जानबूझ के कीवर्ड ऐड करेंगे। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एल्गोरिदम्स बहुत शार्प हैं, और अगर आप गूगल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी साइट बंद होगी आखिर में और कुछ नहीं होगा। तो नेचुरल रहने दीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि सब हेडिंग्स में अगर आप नहीं डाल पा रहे हैं कीवर्ड, मान लीजिए नहीं हो पा रहा है कुछ, आप वैसी सब हेडिंग्स नहीं बन रही हैं, कुछ और तरह का आर्टिकल है, तो मत डालिए, कोई बात नहीं, रिलेटेबल सा कुछ डाल दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है एकदम से घुसाना जरूरी नहीं है कीवर्ड को। नेचुरल जितना लगे उतना नेचुरल रहना चाहिए। सबसे पहला जरूरत है वो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंटेंट इज किंग, और कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है एसईओ करने का, एसईओ कंटेंट राइटिंग करने का। तो रिसर्च अच्छी होनी चाहिए आर्टिकल के लिए, उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। तो और आर्टिकल को अच्छा रहने दीजिए, आर्टिकल को मत बिगाड़िए सिर्फ एसईओ करने के चक्कर में। एसईओ अच्छा होना चाहिए लेकिन कंटेंट उससे भी अच्छा होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं या फिर एसईओ कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा एक मिनी ट्यूटोरियल आप कह सकते हैं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अब इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको और अलग से बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स बनाना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, और एसईओ में और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप ब्लॉगर हैं, खुद जो है अपना पूरा ब्लॉग चलाते हैं, एसईओ नहीं करते हैं खुद, और कंटेंट राइटर अब भी खुद ही हैं और ब्लॉगिंग भी खुद ही करते हैं, ब्लॉगर भी खुद ही हैं, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि और पूरा एसईओ, ओवरऑल एसईओ कैसे करें वेबसाइट का। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, मैंने आपको कुछ नया सिखाया हो, कुछ अच्छा सिखाया हो। तो यहीं ख़त्म करते हैं इस ट्यूटोरियल को, और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।